welcome back. Today we discuss about second method of fracture healing, that is mechanical fracture healing. And previous lecture में हमने biological fracture healing को पढ़ा था. Biological fracture healing में 5 स्टेज थे. First, formation of hematoma, and the second, granulation tissue, third, callus formation and consolidation, and last, remodeling. Okay, हम इस लेक्चर में देखेंगे मैकेनिकल फ्रैक्चर हीलिंग. फ्रैक्चर हीलिंग के सेकंड मेथड को. बायोलॉजिकल फ्रैक्चर हीलिंग क्या था? बायोलॉजिकल फ्रैक्चर हीलिंग वो होता है जो कि फ्रैक्चर का जो हीलिंग होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से होता है. और मैकेनिकल फ्रैक्चर हीलिंग क्या होता है? जो ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा फ्रैक्चर को ऑपरेट किया जाता है और उसका जो हील होता है वो होता है हमारा मैकेनिकल फ्रैक्चर हीलिंग. मैकेनिकल फ्रैक्चर हीलिंग में दो पार्ट है. फर्स्ट है हमारा प्राइमरी हीलिंग. प्राइमरी हीलिंग ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट हीलिंग. प्राइमरी हीलिंग को हम डायरेक्ट हीलिंग बोलते हैं. एंड द सेकंड हमारा होता है सेकेंडरी हीलिंग. सेकेंडरी हीलिंग ऑल्सो कॉल्ड द इनडायरेक्ट हीलिंग. अब हम देखते हैं प्राइमरी हीलिंग क्या होता है. प्राइमरी हीलिंग वो होता है जहाँ की फ्रैक्चर हेमेटोमा जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. प्राइमरी हीलिंग ऑकर वेयर द फ्रैक्चर हेमेटोमा हैज बीन डिस्टर्ब एंड इज ट्रीटेड ऑपरेटिवली. इस फ्रैक्चर को हम ट्रीट करते हैं ऑपरेटिवली. और सेकेंडरी हीलिंग क्या होता है? सेकेंडरी हीलिंग ऑकर वेयर द फ्रैक्चर हेमेटोमा हैज नॉट डिस्टर्ब. फ्रैक्चर हेमेटोमा जो होता है, फ्रैक्चर हेमेटोमा उसमें डिस्टर्ब नहीं होता है. और इस केसेस में हम इसको नॉन ऑपरेटिवली ट्रीट करते हैं. तो प्राइमरी हीलिंग का एग्जांपल है हमारा, जैसे बोन का फ्रैक्चर हुआ, पेशेंट हॉस्पिटल में लाया गया, एडमिट किया गया और ओटी में गया. ठीक है, ये हमारा स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया और मसल्स सबको इंसीज करके बोन का जहाँ फ्रैक्चर हुआ था वहाँ पहुँचा गया. ओके, सर्जन क्या करता है? यहाँ पे प्लेट लगाता है. डायरेक्ट यहाँ पे प्लेट करता है और स्क्रू से फिक्सेशन कर देता है इसका. ओके, यहाँ पे किसी तरह का प्राइमरी हीलिंग में किसी भी तरह का कैलस का फॉर्मेशन नहीं होता है. तो जब कैलस का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो एक्सरे में हम कैसे इवेल्युएट कर पाएंगे कि बोन का हीलिंग हो रहा है या नहीं. ओके, तो प्राइमरी हीलिंग में एक्सरे में इवेल्युएट करना बोन फ्रैक्चर के हीलिंग को वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है. और सेकेंडरी हीलिंग में हमारा ये एक्सरे में इवेल्युएट हो जाता है. ओके, पहले हम प्राइमरी हीलिंग में क्या है, इसका एग्जांपल क्या है? प्लेटिंग, इंटरनल फिक्सेशन. प्राइमरी हीलिंग में क्या होता है? विदाउट कैलस फॉर्मेशन डायरेक्ट हीलिंग होता है. नो बायोलॉजिकल प्रोसेस. ओके, और ये कौन सा फ्रैक्चर था? ओपन फ्रैक्चर. विदाउट कैलस फॉर्मेशन. अगर कैलस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा? डज नॉट इवैल्यूएट ऑन एक्सरे. एक्सरे में इवैल्यूएट करना डिफिकल्ट हो जाएगा. डज नॉट इवैल्यूएट ऑन एक्सरे या फिर डिफिकल्टी. ओके, किस कंडीशन में हम प्लेटिंग और इंटरनल फिक्सेशन करते हैं? फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस के शाफ्ट का फ्रैक्चर हुआ उस कंडीशन में हम प्राइमरी हीलिंग करते हैं. और सेकेंड, फ्रैक्चर ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल इन द. तो प्राइमरी हीलिंग क्या है? प्राइमरी हीलिंग अकर वेयर द फ्रैक्चर हेमेटोमा हैज बीन डिस्टर्ब एंड इज ट्रीटेड ऑपरेटिवली. फ्रैक्चर जो ट्रीट करते हैं यहाँ पे ऑपरेटिवली, फ्रैक्चर को हम ट्रीट करते हैं ऑपरेटिवली. बोन का फ्रैक्चर हुआ, पेशेंट ओटी में है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ. ओके, उसका सबसे पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या करता है? स्किन हुआ, स्किन को इंसीज किया, सुपरफिशियल फेसिया को इंसीज किया, डीप फेसिया को इंसीज किया, देन रीच द बोन फ्रैक्चर. जिस जगह पे बोन का फ्रैक्चर हुआ है वहां पहुंचा. ओके, वो क्या करता है? प्लेटिंग कर देता है और स्क्रू से इसका फिक्सेशन हो जाता है. तो प्राइमरी हीलिंग में मेन एग्जांपल हमारा क्या है? प्लेटिंग और
एक्सटर्नल फिक्सेशन। सेकेंड हमारा है सेकेंडरी हीलिंग। सेकेंडरी हीलिंग क्या होता है? सेकेंडरी हीलिंग ऑकर व्हेन द फ्रैक्चर हेमेटोमा हैज नॉट बी डिस्टर्ब। ओके, और दिस फ्रैक्चर को हम ट्रीट करते हैं नॉन ऑपरेटिवली। एग्जाम्पल हमारा हो गया क्लोज फ्रैक्चर। अगर क्लोज फ्रैक्चर हुआ है तो क्या करते हैं? इस तरह का क्लोज फ्रैक्चर, बोन में क्लोज फ्रैक्चर हुआ। ओके, इसकी क्लोज फ्रैक्चर में क्या होता है? जो उसका स्किन और सॉफ्ट टिश्यू होता है वो इंटैक्ट रहता है। ओके, और वो बाहर से बोन का जो फ्रैक्चर होता है वो बाहर से कम्युनिकेशन उसका नहीं रहता है, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू उसका इंटैक्ट रहता है। ओके, एग्जाम्पल कहीं बोन का फ्रैक्चर हुआ, क्लोज फ्रैक्चर हुआ, बोन का क्लोज फ्रैक्चर हुआ तो ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या करता है? डायरेक्ट नेलिंग कर देता है और पीओपी कास्ट बिना स्किन और सॉफ्ट टिश्यू को इंसिड किए। क्लोज फ्रैक्चर में क्या होता है? हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लोज फ्रैक्चर को पढ़ा है। क्लोज फ्रैक्चर क्या होता है? जिसका स्किन और सॉफ्ट टिश्यू जो होता है वो इंटैक्ट रहता है। फ्रैक्चर फ्रैगमेंट से स्किन और सॉफ्ट टिश्यू जो होगा वो बोन से इंटैक्ट रहेगा। ओके, और बोन का जो बोन फ्रैक्चर हुआ वो कम्युनिकेशन उसका जो होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसका कम्युनिकेशन नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट नेलिंग करके या फिर पीओपी कास्ट करके इसको नॉन ऑपरेटिवली बोन फ्रैक्चर को इनडायरेक्ट हीलिंग करते हैं। ओके, ये होता है हमारा सेकेंडरी हीलिंग। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? नेलिंग और पीओपी कास्ट। सेकेंडरी हीलिंग में क्या होता है? कैलस का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी हीलिंग में कैलस फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी हीलिंग में कैलस फॉर्मेशन और यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस, से हीलिंग होता है। बायोलॉजिकल फ्रैक्चर हीलिंग फॉलो बायोलॉजिकल फ्रैक्चर हीलिंग एंड कैलस फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कैलस का फॉर्मेशन होता है तो ऑब्वियस है कि कैलस का जब फॉर्मेशन होगा तो एक्सरे में इवेल्युएट करना इजी होगा। एक्सरे में वह इवेल्युएट हो सकता है क्योंकि कैलस फॉर्मेशन जो होता है वो फर्स्ट साइन ऑफ यूनियन होता है और एक्सरे में विजिबल भी फर्स्ट साइन ऑफ विजिबल इन एक्सरे कैलस फॉर्मेशन। ओके, सेकेंडरी हीलिंग में हो गया। दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसमें कैलस फॉर्मेशन जो होता है और इसमें बायोलॉजिकल फॉलो करता है बायोलॉजिकल फ्रैक्चर हीलिंग को, और प्राइमरी हीलिंग में विदाउट कैलस फॉर्मेशन। कौन सा कंडीशन है इसमें हम सेकेंडरी हीलिंग करते हैं? हमारा फर्स्ट है फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर and the second fracture of shaft of tibia. भी कास्ट, और इसमें क्या करते हैं? प्लेसिंग और एक्सटर्नल या फिर इंटरनल फिक्सेशन। इसमें विदाउट कैलस फॉर्मेशन, इसमें कैलस फॉर्मेशन होता है। विदाउट कैलस फॉर्मेशन होता है तो हम डिफिकल्टी होता है हम इवेल्युएट करना एक्सरे में इवेल्युएट करना फ्रैक्चर हीलिंग को डिफिकल्ट होता है, और यहाँ पे कैलस का फॉर्मेशन होता है इसलिए यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं होता है, एक्सरे में इवेल्युएट हो जाता है। ओके, फ्रैक्चर हीलिंग यहाँ पे डज नॉट फॉलो बायोलॉजिकल फ्रैक्चर हीलिंग। यहाँ पे बायोलॉजिकल फ्रैक्चर हीलिंग नहीं होता है, यहाँ पे इज फॉलो द बायोलॉजिकल फ्रैक्चर हीलिंग। ओके, इसकी कौन सी कंडीशन में प्राइमरी हीलिंग करते हैं? फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर fracture of shaft of humerus, and the second fracture of proximal and distal end of long bone, and the secondary healing में fracture of shaft of femur and fracture of shaft of tibia. Okay, this is all about the mechanical fracture healing. Next topic है हमारा फ्रैक्चर हीलिंग में फैक्टर अफेक्टिंग फ्रैक्चर हीलिंग। कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं फ्रैक्चर हीलिंग को? फर्स्ट है हमारा एज फैक्टर। एज में क्या होता है? अगर पेशेंट यंगर है, चिल्ड्रन है, अगर चिल्ड्रन में बोन फ्रैक्चर होता है तो वो हील जो होता है बहुत ही फास्टर होता है देन इन एल्डर पेशेंट। एज में क्या होगा? यंगर पेशेंट में फ्रैक्चर यूनाइट जो होगा वो फास्टर होगा इन एल्डरली पेशेंट। ओके, टाइप ऑफ बोन, सेकेंड है टाइप ऑफ बोन में जो कैंसिलस बोन है वो फास्टर यूनाइट होता है देन इन कॉर्टिकल बोन से, ओके। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर।
पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर में कौन कौन सा पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर, 5 तरह का पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर है। हमने प्रीवियस वीडियो में पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर को बताया है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर में। पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर में फर्स्ट हमारा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, ओके, सेगमेंटल फ्रैक्चर एंड कम्यूटेड फ्रैक्चर। तो पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर कैसे इफेक्ट करता है फ्रैक्चर हीलिंग को। पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर में जो स्पाइरल फ्रैक्चर है, स्पाइरल फ्रैक्चर वो फास्टर यूनाइट होता है देन ऑब्लिक फ्रैक्चर से, एंड देन कम्यूटेड फ्रैक्चर। कम्यूटेड फ्रैक्चर जो होता है बहुत ही स्लो हील होता है। कम्यूटेड फ्रैक्चर जो होता है वो स्लो हील होता है। ऐसा क्यों होता है कम्यूटेड फ्रैक्चर का कॉज क्या है, क्रस्ट इंजरी। कम्यूटेड फ्रैक्चर किस होता है, कोई किसी तरह का क्रस्ट इंजरी होता है तब हमारा कम्यूटेड फ्रैक्चर होता है। तो वहाँ पे जो इंजरी हो गया वो सीवियर ट्रॉमा की वजह से इंजरी होता है, इसलिए बहुत कम्यूटेड फ्रैक्चर और मल्टीपल पीसेस में फ्रैक्चर का जो बोन का जो फ्रैक्चर हुआ रहता है वो मल्टीपल पीसेस में हुआ रहता है, तो इससे कम्यूटेड फ्रैक्चर हमारा स्लो हील होता है। फैक्टर हमारा इंटेक ऑफ एल्कोहल एंड स्मोकिंग। अगर पेशेंट एल्कोहल का इंटेक और स्मोकिंग करता है तो फ्रैक्चर जो हील होगा वो बहुत ही स्लो होगा, ओके, वो भी अफेक्ट करता है फ्रैक्चर हीलिंग को। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस। पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है वो भी अफेक्ट करता है फ्रैक्चर हीलिंग में, ओके। नेक्स्ट फैक्टर हमारा एसोसिएटेड डिजीज, जैसे एनीमिया हो गया और डायबिटीज हो गया, तो ये भी फैक्टर जो होता है वो अफेक्ट करता है फ्रैक्चर हीलिंग को, ओके। नेक्स्ट है अगर हाई ग्रेड इंजरी हुआ है, तो अगर हाई ग्रेड इंजरी फ्रैक्चर हुआ है, हाई ग्रेड इंजरी जैसे कि ओपन फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है, हाई ग्रेड इंजरी होता है, तो वहां पे फ्रैक्चर हीलिंग जो होगा वो डिलेड होगा, डिलेड या फिर और नॉन यूनियन होगा, ओके। अगर एक्सपोजर, रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, बार बार रेडिएशन का एक्सपोजर होगा तो भी फ्रैक्चर हीलिंग जो होगा वो डिक्रीज होगा। एसोसिएटेड रेडिएशन एक्सपोजर, अगर रेडिएशन का एक्सपोजर होता है तो फ्रैक्चर हीलिंग जो होगा वो हमारा स्लो होगा, ये था हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रैक्चर हीलिंग। एज है, एज में अगर चिल्ड्रन का फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें फ्रैक्चर हीलिंग जो होगा वो फास्टर होगा। एल्डर में फ्रैक्चर हीलिंग होता है, स्लो होता है, और चिल्ड्रन में जो स्केलेस का फॉर्मेशन होता है वो यूजुअली आफ्टर 2 वीक, फ्रैक्चर के 2 वीक बाद ही कैलस फॉर्मेशन विजिबल होता है एक्सरे में। ऐसे 3rd वीक बाद, नॉर्मली 3rd वीक बाद कैलस का फॉर्मेशन जो होता है वो कैलस जो होता है वो विजिबल होता है एक्सरे में। और नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ बोन, अगर कैंसरस बोन है तो वहाँ पे फ्रैक्चर हीलिंग जो होगा वो फास्टर होगा इन कंपेरिजन टू कॉर्टिकल बोन। और नेक्स्ट पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का पैटर्न, स्पाइरल फ्रैक्चर जो होता है उसका हीलिंग जो होता है वो फास्टर होता है इन ऑब्लिक फ्रैक्चर। और कम्यूटेड फ्रैक्चर में क्या होता है वो किस कॉज की वजह से होता है, क्रस्ट इंजरी की वजह से होता है, क्रस्ट इंजरी की वजह से। और कम्यूटेड फ्रैक्चर में क्या होता है मल्टीपल पीसेस में बोन का फ्रैक्चर होता है। सो यहाँ पे जो फ्रैक्चर हीलिंग जो होता है वो स्लो होता है, ओके। अगर कोई पेशेंट अल्कोहल का और स्मोकिंग का इंटेक करता है तो भी फ्रैक्चर हीलिंग पे इफेक्ट करेगा। पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस भी होता है, वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रैक्चर हीलिंग में। और नेक्स्ट हमारा होता है एसोसिएटेड डिजीज, कोई तरह अगर पेशेंट को डिजीज है पहले से, एनीमिया, डायबिटीज, वही फैक्टर इफेक्ट करता है फ्रैक्चर हीलिंग में, ओके। हाई ग्रेड इंजरी, अगर हाई ग्रेड इंजरी हुआ है जैसे कि एक तो कम्यूटेड फ्रैक्चर और ये हमारा ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर में भी क्या है, सॉफ्ट टिश्यू और स्किन जो होता है, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से बोन का जो फ्रैक्चर होता है वो एक्सटर्नली इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट होता है, ठीक है, तो वहाँ इन्फेक्शन का भी चांस ज़्यादा रहता है। तो भाई हाई ग्रेड इंजरी में अगर ओपन फ्रैक्चर हुआ है तो वहाँ पे डिलेड होगा, डिलेड और नॉन यूनियन होगा, डिलेड हीलिंग होगा और नॉन यूनियन भी होता है। वहाँ पे बार बार रेडिएशन का एक्सपोजर हो रहा है तो भी फ्रैक्चर हीलिंग जो है वो स्लो होगा, ओके। ये था हमारा टोटल मैकेनिकल फ्रैक्चर हीलिंग और फैक्टर अफेक्टिंग फ्रैक्चर हीलिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी इजीली दिस टॉपिक। फर्स्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल फ्रैक्चर हीलिंग को डिस्कस किया था और नेक्स्ट पार्ट में हमने मैकेनिकल फ्रैक्चर हीलिंग एंड देन फैक्टर अफेक्टिंग फ्रैक्चर हीलिंग। सो गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फिजियो ट्यूटोरियल।